स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12th लेसन 6 द फेस ऑन द वॉल। इस कहानी के लेखक हैं E.V. लुकास। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे लेखक का जीवन परिचय, पाठ का हिंदी सारांश, मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लेखक का पूरा नाम है एडवर्ड वेरल लुकास। आपका जन्म 11 जून सन 1868 में हुआ था। आप इस संसार में हमारे बीच 26 जून 1938 तक जीवित रहे। आप एक ब्रिटिश लेखक, संपादक एवं पत्रकार थे। आपका जन्म ब्रिटेन की राजधानी लंदन के पास एल्थम नामक स्थान पर हुआ था। आपने प्रारंभिक स्कूली शिक्षा फ्रेंड्स स्कूल एल्थम में प्राप्त की। आपके पिता अल्फ्रेड लुकास गरीब थे, इसलिए आप यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए। 16 वर्ष की उम्र में आपने एक बुक सेलर के पास कार्य करना प्रारंभ कर दिया। सन 1889 में आप सुसेक्स डेली न्यूज़पेपर के स्टाफ के रूप में कार्य करने लगे। सन 1891 में आपका पहला कविता संग्रह स्पार्क्स फ्रॉम अ फ्लिंट प्रकाशित हुआ। अब आपके अंकल ने आपकी हेल्प करना प्रारंभ किया तथा अंकल की हेल्प पाकर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ने गए। आप लंदन में भी खाली नहीं बैठे। पढ़ाई के साथ साथ आपने द ग्लोब न्यूज़पेपर ज्वाइन किया। इसी दौरान आपने बर्नार्ड बर्टॉन की बायोग्राफी लिखी, जो कि काफी सफल साबित हुई, जिससे प्रभावित होकर आपको चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें कुछ प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं: द फेस ऑन द वॉल, स्पार्क्स फ्रॉम अ फ्लिंट सन 1891, द डॉल डॉक्टर सन 1907, ट्रैवलर्स जॉय सन 1919। क्लास 12th लेसन 6 द फेस ऑन द वॉल, दीवार पर एक चेहरा। इस कहानी के लेखक हैं E.V. लुकास। कहानी का सारांश इस प्रकार है। कल शाम डेवनी के घर पर हुए शर्मिंदा कर देने वाले अनुभव पर मुझे अब भी सिहरन होती है। केवल एक ही संतोष है कि दूसरे लोग भी मेरे साथ सिहर उठते हैं। हम लोग लोकोत्तर के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो अलाभकारी किंतु अनंत रूप से सम्मोहक विषय है, और इसमें से अधिकतर लोगों ने उसका एकाध उद्धरण दिया था, हालांकि वह अधिक प्रभावकारी नहीं रहा था। मुझसे अपरिचित लोगों में एक उत्सुक सफेद चेहरे वाला व्यक्ति था, जिसे रडसन बेट लेकर आया था और जिसने प्रत्येक वक्ता को अत्यधिक ध्यान से सुना था, लेकिन कहा कुछ भी नहीं था। अब डेवनी ने उसे भी चर्चा में शामिल करने के उद्देश्य से उसकी ओर देखा
और पूछा कि क्या उसके पास बताने लायक कोई अनुभव नहीं था, कोई ऐसी कहानी जिसमें कोई रहस्यमय तत्व हो। उसने एक क्षण विचार किया और कहा, हाँ, साधारण अर्थ में कहानी नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो किंवदंती हो, जैसे तुम लोगों के उदाहरणों में से अधिकतर थे। सच्चाई, मैं मानता हूं, कहानी से न केवल बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक होती है, बल्कि बहुत अधिक रोचक भी। मैं तुम्हें एक घटना के बारे में बता सकता हूं जो स्वयं मेरे साथ घटी है और जो काफी विलक्षण रूप से आज अपराह्न ही पूरी हुई है। हमने उससे शुरू करने का आग्रह किया। उसने कहा, 1 या 2 साल पहले मैं ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट के हॉलबर्न की तरफ वाले एक पुराने मकान के कमरों में रह रहा था। शयन कक्ष की दीवारों पर पुराने किराएदार ने डिस्टेम्पर कराया था, लेकिन उस जगह काफी नमी थी और इसलिए काफी बड़े बड़े धब्बे उभर आए थे। उनमें से एक, जैसा अक्सर होता है, हूबहू मानव चेहरे के समान था, लेकिन जैसा कि सामान्यतः होता है, यह उससे कहीं ज्यादा स्पष्ट था। बिस्तर से उठने को टालते हुए मैं पड़े पड़े काफी देर तक उसे देखता रहा और धीरे धीरे उसे इतना वास्तविक मानने लगता जितना अपने साथी किराएदार को। जो विचित्र चीज थी वो ये कि दीवार के दूसरे धब्बे तो बड़े हो रहे थे और अपना आकार बदल रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। यह बराबर वैसा ही बना हुआ था। मैं जब वहां था तब मैं काफी कष्टप्रद और उलझावपूर्ण इन्फ्लुएंजा का शिकार हो गया था और सारे दिन पढ़ने और चिंतन मनन के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं था। उन दिनों यह चेहरा मुझ पर अपनी पकड़ और मजबूत करने लगा। यह अधिक और अधिक विलक्षण होता गया। मैं कह सकता हूं कि वह दिन रात मेरे विचारों पर छाया रहता था। उसकी नाक में एक अजीब सा घुमाव था और माथे का झुकाव भी विचित्र था। वास्तव में उसमें अत्यधिक व्यक्तिकता थी, एक मानव चेहरे से ज्यादा, एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा जो हजारों में एक था। मैं ठीक हुआ, पर उस चेहरे का नियंत्रण मुझ पर कायम रहा। मैंने सड़कों पर उसकी खोज शुरू कर दी। मुझे विश्वास हो गया था कि कहीं पर वह आदमी है और मुझे उससे मिलना है। क्यों? इसका मुझे कोई अंतर्बोध नहीं था। मैं केवल यह जानता था कि वह और मैं किसी प्रकार के भाग्य के कारण जुड़े हुए हैं। मैं उन स्थानों पर जाने लगा जहां पर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होते थे, राजनीतिक सभाओं में, फुटबॉल मैचों में, रेल के स्टेशनों पर, जहां उपनगरीय ट्रेनें शहर में सुबह मनुष्यों की भीड़ उतारती थीं और शाम को उन्हें वापस ले जाती थीं, लेकिन सब व्यर्थ। मैंने इसके पहले कभी अनुभव नहीं किया था कि मनुष्यों के चेहरे कितने अलग अलग प्रकार के हैं और कितने कम। क्योंकि सब में अंतर है, फिर भी यदि उनको वर्गीकृत किया जाए तो वे मात्र उतने समूहों में बांटे जा सकते हैं जिन्हें तुम उंगलियों पर गिन सकते हो। खोज मेरे साथ एक सनक बन गई। मैंने बाकी चीजों की उपेक्षा कर दी।
मैं व्यस्त नुक्कड़ों पर खड़े होकर लोगों को ध्यान से देखता रहता, यहाँ तक कि लोग मुझे सन की समझने लगे और पुलिस वाले मुझे जानने लगे और संदेह की निगाह से देखने लगे। औरतों की ओर मैं कभी नहीं देखता, केवल आदमी, आदमी और आदमी, हमेशा। उसने क्लांतता के साथ अपना हाथ अपनी भवों पर फेरा और तब वह कहता गया। अंत में मैंने उसे देखा। वह एक टैक्सी में बैठा था जो पूर्व की ओर पिकेडली के समानांतर जा रही थी। मैं घूमा और कुछ दूर तक उसके साथ भागा और तभी मुझे एक खाली टैक्सी आती दिखाई दी। उस टैक्सी का पीछा करो, मैंने हाँफते हुए कहा और उसके अंदर पहुंच गया। ड्राइवर ने उसे दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया और हम चेरिंग क्रॉस पहुंचे। मैं दौड़कर प्लेटफार्म पर पहुंचा और उस आदमी को दो महिला और एक लड़की के साथ पाया। वे 2:20 की ट्रेन से फ्रांस जा रहे थे। मैं वहीं मंडराता रहा और उनसे बात कर पाने का प्रयत्न करता रहा, किंतु व्यर्थ। उनके पास दूसरे मित्र आ गए और वे एक ठोस समूह के रूप में ट्रेन की ओर चले गए। मैंने फुर्ती से फॉक्सटन का टिकट खरीदा, इस आशा से कि मैं उसे जहाज के रवाना होने के पूर्व पकड़ लूंगा, किंतु फॉक्सटन में वह अपने मित्रों के साथ मुझसे पहले जहाज पर सवार हो गया और वे लोग एक असार्वजनिक हॉल, जो कई कमरों को मिलाकर बनाया गया था, में अदृश्य हो गए। स्पष्ट रूप से वह एक धनी व्यक्ति था। मैं पुनः विफल रहा, लेकिन उस पार जाने का निर्णय कर ही लिया, यह निश्चित मानकर कि जैसे ही यात्रा शुरू होगी वह महिलाओं को छोड़कर चहलकदमी के लिए डेक पर आएगा। मेरे पास मात्र बोलोन तक का किराया था, किंतु अब मुझे कोई शक्ति डिगा नहीं सकती थी। मैंने अपने आप को हॉल के दरवाजे के सामने स्थापित किया और उसकी प्रतीक्षा करने लगा। आधे घंटे के बाद दरवाजा खुला और वह बाहर आया, लेकिन छोटी लड़की के साथ। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था कि मानो वह जहाज को ज्यादा हिला रहा था बनिस्बत जहाज को धकेलने वाले प्रोपेलर के। उस चेहरे को पहचानने में कोई गलती नहीं हो रही थी, प्रत्येक रेखा वैसी ही थी। उसने मुझे सरसरी नजर से देखा और डेक की सीढ़ी की तरफ बढ़ गया, ऊपर की डेक के लिए। मुझे लगा कि अभी या कभी नहीं का समय आ गया था। क्षमा करें, मैंने हकलाते हुए कहा, क्या आप मुझे अपना कार्ड देंगे? आपसे संपर्क स्थापित करने के लिए मेरे पास एक महत्वपूर्ण कारण है। वह आश्चर्यचकित लगा, जैसे कि वो हो सकता था, लेकिन उसने बात मान ली। अत्यधिक विचार विमर्श के बाद उसने अपना केस निकाला, मुझे अपना कार्ड दिया और छोटी लड़की के साथ शीघ्रता से चला गया। यह स्पष्ट था कि उसने मुझे पागल समझा और मेरा मन रखना बेहतर। कार्ड को मुट्ठी में जकड़कर मैं जहाज के एक वीरान कोने में गया और उसे पढ़ा। मेरी आंखें धुंधली हो गई, मेरा सिर चकराने लगा, क्योंकि उस पर ये शब्द थे, मिस्टर आर्मंड बॉल, और पिट्सबर्ग यूएसए का पता था। बोलोन पहुंचने से पहले की घटनाओं के बारे में अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। वहां मैं अशक्त अवस्था में कई सप्ताह पड़ा रहा
और केवल 1 महीने पहले ही वापस आया हूं। वह चुप था। हमने उसकी ओर देखा, फिर एक दूसरे की ओर तथा प्रतीक्षा करते रहे। शाम के समय की सारी बातचीत उस छोटे से पीले आदमी की कहानी की तुलना में कुछ भी नहीं थी। मैं वापस आ गया। 1-2 क्षण के बाद उसने फिर शुरू किया। ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट और उस अमरीकी जिसके जीवन में मैं इतने रहस्यमय ढंग से हस्तक्षेप कर रहा था, उसके बारे में जो कुछ जान सकता था, जानने के लिए मैंने पीटर्सबर्ग पत्र भेजे। मैंने अमरीकी संपादकों को पत्र लिखे। मैंने लंदन में अमरीकियों की सोसाइटी से परिचय बढ़ाया। पर जो कुछ भी मैं जान सका वह यह था कि वह एक करोड़पति था जिसके माता पिता अंग्रेज थे और लंदन में रहते थे। लेकिन कहाँ, इस प्रश्न का मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। और इस प्रकार समय बीतता गया। कल सुबह तक मैं कल सामान्य से अधिक थकी हालत में सोने गया और सुबह देर तक सोता रहा। जब मैं उठा, सूरज कमरे में झांक रहा था। जैसा मैं हमेशा करता हूं, मैंने तुरंत दीवार की तरफ देखा जिस पर चेहरा दिखता था। मैंने अपनी आंखें मली और खतरे का संकेत मानकर उछल पड़ा। वह बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था। रात को वह सदा के समान स्पष्ट था। मैं कह सकता हूं कि मैं उसे बोलता हुआ सुन सकता था। और अब वह प्रेत सा दिख रहा था। मैं स्तब्ध तथा हताश सा उठा और बाहर गया। अखबारों के प्रातःकालीन संस्करण आ चुके थे और विषय वस्तु में मैंने देखा, अमरीकी करोड़पति का कार एक्सीडेंट। तुम सबने भी उसे देखा होगा। मैंने उसे खरीदा और मुझे जो पढ़ना चाहिए था उसे पढ़ा। मिस्टर आर्मंड बॉल, पिट्सबर्ग के करोड़पति, अपने दल के साथ कारों में स्पोजिया से पीजा जा रहे थे जब उनकी कार एक ट्रक से टकराकर उलट गई। मिस्टर बॉल की हालत चिंताजनक थी। मैं अब भी स्तब्ध सा अपने कमरे में गया, बिस्तर पर बैठा और दीवार पर के चेहरे को देखता रहा। मेरे देखते देखते वह अचानक पूरी तरह से गायब हो गया। बाद में मुझे पता चला कि मिस्टर बॉल ने अपनी चोटों से हार मान ली। मैं मानता हूं कि उसी समय वह फिर चुप था। अत्यधिक असाधारण, हमने कहा, अत्यधिक विलक्षण, और इसी प्रकार की अनेक टिप्पणी, और हम वास्तव में ऐसा मानते थे। हाँ, उस अजनबी ने कहा, मेरी कहानी में 3 विलक्षण, 3 अत्यधिक असाधारण चीजें हैं। पहली यह कि ऐसा संभव हो सकता है कि लंदन के एक लॉजिंग हाउस की दीवार पर धब्बों का न केवल अमेरिका के किसी व्यक्ति की आकृति प्रदर्शित करना, बल्कि उसके जीवन के साथ इतना प्रगाढ़ संबंध रखना। विज्ञान को इसे स्पष्ट करने में कुछ समय लग सकता है। दूसरी यह कि व्यक्ति के नाम का उस स्थान से संबंध होना जहां उसकी प्रतिकृति किसी रहस्यमय माध्यम द्वारा इतने असाधारण ढंग से बनाई जा रही थी। हमने उससे सहमति जताई और हमारी लोकोत्तर के प्रकटीकरण की मूल चर्चा अतिरिक्त उत्तेजना के साथ फिर शुरू हो गई। इसके बीच विलक्षण अनुभव का वर्णन करने वाला व्यक्ति उठा और बोला, गुड नाइट।
जब वह दरवाजे पर था तब हम में से एक ने, मुझे यह सोचकर हर्ष है कि वह स्पेंटन था, हमारा ध्यान उस उत्तेजित वाद विवाद के कारण पर दिलाया और इससे पहले कि वह चला जाता उससे पूछा कि उसकी अत्यधिक रोचक कहानी के संबंध में उसके अनुसार वह तीसरी विलक्षण बात क्या है। तुमने कहा था कि 3 चीजें, स्पेंटन ने उसे याद दिलाया। ओह, तीसरी बात, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। मैं उसे भूल रहा था। कहानी के संबंध में तीसरी विलक्षण बात यह है कि मैंने उसे अभी आधे घंटे पहले रचा था। फिर से गुड नाइट। होश में आने के बाद हमने चारों ओर रडसन बेइट को खोजा, जो इस सांप को हमारी छाती पर काटने के लिए लाया था, लेकिन वह भी गायब हो चुका था। टिंगल, टिंगल का अर्थ है सिहरन। टिंगल, टिंगल का अर्थ है सिहरन। मॉर्टिफिकेशन, मॉर्टिफिकेशन का अर्थ है शर्मिंदगी। मॉर्टिफिकेशन, मॉर्टिफिकेशन का अर्थ है शर्मिंदगी। अल्यूरिंग, अल्यूरिंग का अर्थ है आकर्षक। अल्यूरिंग, अल्यूरिंग का अर्थ है आकर्षक। साइटेड, साइटेड का अर्थ है उद्धरण दिया। साइटेड, साइटेड का अर्थ है उद्धरण दिया। इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल का अर्थ है रहस्यमय। इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल का अर्थ है रहस्यमय। हिरसेई, हिरसेई का अर्थ है किंवदंती। हिरसेई, हिरसेई का अर्थ है किंवदंती। अकरंस, अकरंस का अर्थ है घटना। अकरंस, अकरंस का अर्थ है घटना। काउंटर, काउंटर का अर्थ है परिरेखा। काउंटर, काउंटर का अर्थ है परिरेखा। नौशन, नौशन का अर्थ है धारणा। नौशन, नौशन का अर्थ है धारणा। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का अर्थ है बार बार। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का अर्थ है बार बार। कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट का अर्थ है इकट्ठे होना। कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट का अर्थ है इकट्ठे होना। लीजन, लीजन का अर्थ है भीड़ भाड़। लीजन, लीजन का अर्थ है भीड़ भाड़। मैनिया, मैनिया का अर्थ है सनक। मैनिया, मैनिया का अर्थ है सनक। बियरली, बियरली का अर्थ है थका हुआ। बियरली, बियरली का अर्थ है थका हुआ। गैस्प्ड, गैस्प्ड का अर्थ है हांपा। गैस्प्ड, गैस्प्ड का अर्थ है हांपा। फॉइल्ड, फॉइल्ड का अर्थ है विफल कर दिया। फॉइल्ड, फॉइल्ड का अर्थ है विफल कर दिया। स्ट्राउल,
स्ट्राउल का अर्थ है चहलकदमी करना। स्ट्राउल, स्ट्राउल का अर्थ है चहलकदमी करना। डेक, डेक का अर्थ है जहाज की छत। डेक, डेक का अर्थ है जहाज की छत। कंपेनियन बेई, कंपेनियन बेई का अर्थ है डेक को जाने वाली सीढ़ी। कंपेनियन बेई, कंपेनियन बेई का अर्थ है डेक को जाने वाली सीढ़ी। कंप्लाइड, कंप्लाइड का अर्थ है मान लिया। कंप्लाइड, कंप्लाइड का अर्थ है मान लिया। डिलिब्रेशन, डिलिब्रेशन का अर्थ है विचार विमर्श। डिलिब्रेशन, डिलिब्रेशन का अर्थ है विचार विमर्श। ह्यूमर, ह्यूमर का अर्थ है मन रखना या संतुष्ट करना। ह्यूमर, ह्यूमर का अर्थ है मन रखना या संतुष्ट करना। क्लच, क्लच का अर्थ है जकड़कर पकड़ना। क्लच, क्लच का अर्थ है जकड़कर पकड़ना। डिजर्टेड, डिजर्टेड का अर्थ है सुनसान। डिजर्टेड, डिजर्टेड का अर्थ है सुनसान। मिस्टीरियसली, मिस्टीरियसली का अर्थ है रहस्यमय ढंग से। मिस्टीरियसली, मिस्टीरियसली का अर्थ है रहस्यमय ढंग से। इंटरवीन्ड, इंटरवीन्ड का अर्थ है हस्तक्षेप किया। इंटरवीन्ड, इंटरवीन्ड का अर्थ है हस्तक्षेप किया। कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड का अर्थ है परिचय बढ़ाया। कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड का अर्थ है परिचय बढ़ाया। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का अर्थ है उदास या निरुत्साह। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का अर्थ है उदास या निरुत्साह। कंटेंट्स विल, कंटेंट्स विल का अर्थ है विषय वस्तु। कंटेंट्स विल, कंटेंट्स विल का अर्थ है विषय वस्तु। सकम्ड, सकम्ड का अर्थ है पराजित हुआ। सकम्ड, सकम्ड का अर्थ है पराजित हुआ। सो फोर्थ, सो फोर्थ का अर्थ है इसी प्रकार से आगे भी। सो फोर्थ, सो फोर्थ का अर्थ है इसी प्रकार से आगे भी। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का अर्थ है अभिव्यक्ति। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का अर्थ है अभिव्यक्ति। रिजॉइस, रिजॉइस का अर्थ है आनंदित होना। रिजॉइस, रिजॉइस का अर्थ है आनंदित होना। रिकॉल्ड, रिकॉल्ड का अर्थ है याद किया। रिकॉल्ड, रिकॉल्ड का अर्थ है याद किया। मेड अप, मेड अप का अर्थ है रचा या गढ़ा। मेड अप, मेड अप का अर्थ है रचा या गढ़ा। क्लास 12th, lesson 6, the face on the wall. Questions and answers.
Question 1. What was the topic of discussion at Davni's? डेवनी के घर पर चर्चा का विषय क्या था? आंसर: द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेवनीज was the supernatural. डेवनी के घर पर चर्चा का विषय था लोकोत्तर. आंसर: द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेवनीज was the supernatural. डेवनी के घर पर चर्चा का विषय था लोकोत्तर. Question 2. In what way was the story of the little man with an anxious white face different? उस छोटे से उत्सुक आदमी की कहानी जिसका चेहरा सफेद था किस प्रकार भिन्न थी? आंसर: द स्टोरी ऑफ द मैन was different because he claimed that he was narrating his own experience. उसकी कहानी इसलिए भिन्न थी क्योंकि उसका दावा था कि वह अपनी आप बीती सुना रहा था. Question 3. What was so peculiar about the face on the wall? उस दीवार के चेहरे की क्या विशेषता थी? आंसर: द peculiar thing about the face was that while the patches on the wall grew larger, it remained the same. उस चेहरे की विशेषता यह थी कि जब दीवार के धब्बे बड़े हो रहे थे तब वह जैसा का तैसा बना रहा. Question 4. What dominated the thoughts of the narrator when he had an attack of influenza? वर्णनकर्ता को जब इन्फ्लुएंजा हुआ था उस समय उसके विचारों पर क्या हावी था? आंसर: When he had an attack of influenza, the face dominated his thoughts. जब उसे इन्फ्लुएंजा हुआ तब उसके विचारों पर वह चेहरा हावी था. Question 5. How did the narrator become obsessed with searching for the man whose face he saw on the wall? वर्णनकर्ता क्यों उस आदमी की खोज में पागल था जिसका चेहरा उसने दीवार पर देखा था? आंसर: He was obsessed because he started believing that he and the man whose face he had seen on the wall were somehow linked by fate. वह इसलिए पागल था क्योंकि वह विश्वास करने लगा था कि वह आदमी जिसका चेहरा उसने दीवार पर देखा था किसी कारण भाग्य द्वारा जोड़ दिए गए थे. Question 6. Describe the encounter of the narrator and the man. वर्णनकर्ता और उस आदमी की मुलाकात का वर्णन कीजिए. आंसर: When the narrator came face to face with the man, he was stunned at first, but he managed to ask the man for his card. The man, perhaps thinking him to be a lunatic, thought for a while
and then gave him his card to get rid of him. जब वर्णनकर्ता का उस आदमी से आमना सामना हुआ तो पहले तो वह हक्का बक्का हो गया, फिर भी उसने उस आदमी से उसका कार्ड मांग लिया। उस आदमी ने शायद उसको पागल समझा और कुछ सोच विचार के बाद उसे अपना कार्ड दे दिया, कदाचित उससे पीछा छुड़ाने की गरज से। क्वेश्चन 7. What strange fact did the narrator discover when he looked at the man's visiting card? जब वर्णनकर्ता ने उस आदमी का विजिटिंग कार्ड देखा तो उसने क्या विचित्र बात पाई? आंसर: When he looked at the card, he found that the name was Ormond Wall, and he had seen his face on a wall in an old house in Great Ormond Street. This coincidence seemed strange. जब उसने कार्ड को देखा तो उस पर नाम था आर्मंड वॉल और उसने उसका चेहरा ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट के एक पुराने मकान की दीवार पर देखा था। यह एक विचित्र संयोग था। क्वेश्चन 8. What did the narrator observe about the patch on the wall when he woke up the previous day? What did it signify? वर्णनकर्ता जब पहले वाले दिन सोकर उठा तो दीवार के धब्बे के बारे में उसे क्या दिखाई दिया? यह क्या सूचित करता था? आंसर: The narrator observed that it had faded a lot and was only faintly visible. It indicated that some misfortune had fallen on the person concerned. वर्णनकर्ता ने देखा कि वह बहुत फीका हो गया था और मुश्किल से दिखाई पड़ रहा था। यह सूचित कर रहा था कि संबंधित व्यक्ति का कुछ अनिष्ट हुआ है। क्वेश्चन 9. What two remarkable things did the narrator mention in the lesson The Face on the Wall? चेहरा दीवार पर पाठ में वर्णनकर्ता ने कौन सी दो विलक्षण चीजों की चर्चा की है? आंसर: The two remarkable things mentioned in the lesson are as under. Number 1. Discoloration on the wall in a lodging house in London to form the features of a gentleman in America. Number 2. The relationship between the gentleman's name and the name of the place on which his face was reproduced. जो दो विलक्षण चीजें वर्णनकर्ता ने पाठ में बताई वे निम्नानुसार हैं। 1. लंदन के एक लॉजिंग हाउस की दीवार पर अमेरिका के किसी सज्जन की आकृति बनना। नंबर 2. उस व्यक्ति के तथा उस जगह जहां उसकी आकृति बनी हुई थी के नामों में संबंध होना। Question 10. What was the third remarkable thing? What effect did it have on the people present? तीसरी विलक्षण बात क्या थी? उसका वहां उपस्थित व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा? Answer: The third remarkable thing was that the narrator had made it up
about half an hour before. The people present there were terribly annoyed. तीसरी विलक्षण चीज थी कि वर्णनकर्ता ने इसे करीब आधे घंटे पूर्व ही बनाया था। जो लोग वहां थे वे अत्यंत क्रोधित थे। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य उपयोगी वीडियोज के लिंक दिए गए हैं।